Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 2 Part 11. इसमें वीरानियां सी भरने लगी। पारसा स्पॉट तासुरात थी इसके सामने थी। बाया पहने हाथ में अपना बैग लिए तो क्या वो इतनी आसानी से मान गई जाने को? कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई बहस नहीं। क्या वो इसे हैसियत से गिरा चुकी थी? पारसा दिल की बेरुखी इसके दिल को जैसे मुट्ठी में भींचा। वो कुछ भी कहने से काबिल ना रहा। दर्द शिद्दत इख्तियार करने लगा। एक बार फिर इसे लगा कि पारसा को आखिरी बार देख रहा है। वो इसे देखा गया बेख्तियार, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, जबकि वो इसकी जानिब देख तक नहीं थी। और यही चीज़ बेहद तकलीफ दे थी। न जाने किस ख़ला में देखती वो अपने हवास में ना लगी। क्या पारसा शेरदिल को अपने शेरदिल से नफ़रत हो गई? क्या शेरदिल कामयाब रहा? मगर वो जानना चाहता था वो इसके बारे में क्या सोच रही है। जबकि वो खामोश रही। गहरा सांस बमुश्किल लेते शेरदिल ने इसके हाथ से बैग लेकर कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए और वो भी चुपचाप इसके पीछे चलने लगी। बैग डिग्गी में रखते हुए शेरदिल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। आगे बैठने की बजाय पाशा दिल पीछे बैठ गई। वो कुछ ना कह सका। यकीनन कोई और वक्त होता तो कभी भी अपनी जगह खाली ना छोड़ती। अपने होते हुए भी वो याद दिला गई। पारसा दिल शेर की जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। सीना मसलते शेर दिल ने एक बैग भीड़ में देखा और कार स्टार्ट की। सर झटकते शेरदिल ने ध्यान सामने की जानिब किया, मगर इस पर ध्यान ना देते हुए भी इसका ध्यान इसी की तरफ था। आगा जान, आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। अब थक गए होंगे। वो उठेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। आगा अपने कब से आती आवाज़ पर हैरान होकर पलटे। वाकई कमरे में इस पल मौजूद था। वो कितने वक्त बाद इसने बात की थी। अब अपनी कसम देकर मुझसे ये निकाह तो करवा लेंगे आगा, मगर मैं कभी इसे कबूल नहीं करूंगा। पाकी लहजे ने इनके जलाल को भड़काया था और वो भी अपनी अना के हाथों मजबूर। इससे हर बातचीत ताल्लुक न जाने कब से ख़त्म कर चुके थे। आज इतने वक्त के बाद इसका खुद को यूं मुखातब करना इन्हें हैरान ही तो कर गया था। कहाँ वो शीज़ा की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता था और इन्हें पुकारना तो दूर, वो इनकी जानिब देखने से भी गुरेज बरतने लगा था। आज यहाँ खड़ी वो इनकी फिक्र में बोल रहा था, इन्हें हैरान कर गया। वो इसे देखे गए। क्या वही औरतों से नफरत करने वाला इनका बागी भतीजा था? साले शाह के बाद कोई था इनके सामने खड़ा होने वाला तो वो यही था। ज़कवान शाह इस दिन इनके सामने शादी की बात कर रहे थे और शीज़ा इसके लिए ज़कवान का होना ना होना शायद एक बराबर था। वो उससे देखती तक नहीं थी गुजाय इसका पुकार ना हो। वो दोनों यूं ही बंधे हुए हाल रिश्ते को नजरअंदाज किए वाक़िफ़ थे, मगर वो मजबूर थे। अपनी बेटी को किसी और के हाथ नहीं दे सकते थे। एक वक्त बाद इसको किसी की मांग बनाने की बात चलनी थी और वो वही जानते थे अब तक कैसे हवेली के अफरादों को इन्हें खामोश रखा था। यहाँ तक कि इसके निकाह के मुतालिक सिर्फ 4 लोग ही वाकिफ थे। अभी तो एक तूफान आना था और क्या कुछ बिखरना था। सब से वो नावाकिफ थे। बिस्तर पर लेटी इस मासूम सी लड़की पर निगाह गई तो हटना भूल गई। गुलाबी चेहरा, पीला जर्द गुलाबी होंठ खुशक। वो खुद क्या से क्या कर चुकी थी। आगा ने कोई भी सवाल ना किया। एक निगाह देकर उठकर बाहर चले गए। ज़ुबान धीमे से कदम उठाता इसके करीब बिस्तर के पास आ खड़ा हुआ। तकिए पे बिखरे बाल, एक हाथ पेट पर जबकि दूसरा अपने गिर्द बांधे हुए नींद में थी, नींद बेहोशी में। वह समझ ना सका। हल्की ब्रेड गंदमी रंगत का मालिक ज़ुबान शाह बेहद वजी था। झुककर चादर दुरुस्त करते ज़ुबान ने गाल पर आए बालों को हटा दिया। वो ये सब नहायत नरमी से अंजाम दे चुका था। मेरा चैन, तुम्हारा मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की आवान ने धीरे से अपने लब इसके गाल पर रखे। एक इशार से वजूद में दौड़ी। गहरी नींद में होने के बावजूद शिद्दत भरे लम्स पर घबरा गई। पेशानी पे नन्हे नन्हे पसीने वाजे हो गए। इसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। इसकी मौजूदगी इतनी पावरफुल थी कि नींद में होने के बावजूद भी इसे महसूस कर गई। काश इसका कोई मुजरिम ही ना होता। अपने कब से आवाज़ आई। आवाज़ पर वो सपाट तासुरात लिए ऊपर को हवा रुख मोड़ गया। सामने ही साले शाह सीने पर बंद बांधे संजीदा निगाहों से देख रहा था। बेकाफिल फन की सजा मेरी बीवी ही दे दी तो बेहतर है सालिक शाह। भारी संजीदगी से जवाब देते ज़ुबान ने खुद कदम बढ़ाए। वाकई कितनी आसानी से बस निकले थे तुम। रुख्सती की तैयारी करवाओ ज़ुबान शाह, नहीं तो तलाक की। लहजे में जरा लचक नहीं थी। कल ही रुख्सती करो वरना सारी जिंदगी वो मेरे नाम से बैठी रहेगी। अगर नहीं तो बता देना, जान ले लूंगा मैं इसकी, मगर अपना नाम इसके नाम से जुदा नहीं करूंगा। वार्निंग देता हुआ ज़ुबान को बगैर रुके बाहर निकल गया, जबकि साला शाह ने गहरा सांस लेने सामने लिए वजूद पर नजर डाली। कल से एक और इम्तिहान इस नन्ही सी जान पर शुरू हो जाने वाला था।
کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے لیٹی گل پر گئی جو گہری نیند میں جا چکی تھی۔ سوئی تھی تو وہ باہر نکلا تھا اور کال ہی کرنے لگا تھا جب اسے ذکوان کی اور شیزہ کے کمرے سے آواز سنائی دی۔ وہ وہاں نہ بھی جاتا تو اسے ضرور علم ہو جاتا۔ اس کا کیا جاننے والا کام ذکوان نے پہلے ہی سر انجام دے دیا۔ وہ جانتا تھا ذکوان برا نہیں تھا، بس وہ کسی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کی بدلی نظریں، اس کا بدلا لہجہ وہ نوٹ کر چکا تھا۔ طلاق کا تو خیال اب دور دور تک سالہ شاہ کو نہ آیا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ اب شیزہ کی ذمہ داری سے مل جائے۔ وہ اپنی بہن کو اسے میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ اکیلی رہتی تو ضرور ان سب کے متعلق سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر لیتی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے سالک نے جھک کر اس کا گال پر نرمی سے لب رکھے بغیر لب ہٹائے وہ اس کی گردن تک لے جاتا اپنی محسوس جگہ بوسہ دے کر اٹھا۔ ایک ہاتھ تکیے پر رکھے، دوسرا پیٹ پر رکھے وہ نیند میں ہلکا سا کھسمکائی۔ اس کے ہاتھ پر نگاہ جاتے ہی وہ بھی اس کے ہاتھ پر جھک کر بوسہ دیتا ہوا اس کے پیٹ پر لب رکھ گیا۔ نیند میں بے چین ہوتی وہ آنکھیں دھیرے سے کھول گئی۔ سالک شاہ اس کے نزدیک تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مزین اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میں پھنسائے وہ اب اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سونا ہے شاہ، منہ بسوڑتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوائے بغیر چہرہ موڑ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ نیند میں تھی تبھی یوں سالک شاہ کے اتنا قریب ہونے پر زیادہ ریئیکٹ نہ کیا۔ مکھن سائیں تمہیں اب شاہ کے نخرے دکھاؤ گی؟ اس کے چہرے کو سیدھا کرتا شدت سے اس کے گال پر جھکا نہایت ہی بری طریقے سے اس کا گال پر بوسہ دے کر سرخ کر گیا۔ وہ نیند بند آنکھوں سے منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ وہ اسے کیوں تنگ کر رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ اسے کون سمجھاتا؟ سالک شاہ کی جنونیت ہی ہر پل اس کے حصار کو قید کر کے رکھنا چاہتا تھا، بس اس کا خیال تھا۔ تبھی وہ اسے خود پر بند باندھنے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب تک۔ مکھن سائیں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اوپر بالکل جھکا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ یارم جو تم ہو میری، چلو اب میری جند کو کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھتا ہوا بولا، دوسری سائیڈ آیا، جبکہ وہ پھر گھبرائی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر کسی تکیے کی طرح خود میں بیچ گیا۔ وہ ہل بھی نہ سکی، وہ اس قدر مضبوط گرفت باندھے ہوئے تھا۔ مگر کرتی کیا نہ کرتی، سونا تو تھا۔ نیند اس پر اس قدر حاوی تھی، سالک شاہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے وہ دوبارہ نیند میں جانے لگی۔ کار ڈرائیو کرتے بار بار اس کی نگاہیں پارسا کی بھیگی آنکھوں پر گئی۔ وہ خود پر نہ جانے کیسے بند باندھے ہوئے تھا۔ وہ جان بوجھ کر لمبے راستے سے آیا، بالآخر 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یہاں پہنچ گیا۔ سامنے ہی وہ حویلی تھی جہاں سے وہ اسے لے آیا تھا۔ کیا سوچ کر کیوں وہ اب تک خود بھی نہ جان سکا۔ اب وہ اسے یہاں واپس لے آیا چھوڑ جانے کے لیے۔ دل پر جیسے گہری ضرب لگی تھی۔ کار رکتے ہی پارسا نے دروازہ کھول کر اپنا بیگ اٹھائے بغیر قدم اندر کی جانب بڑھائے وہ اس کی جانب دیکھے بغیر چلی گئی اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے کتنا لمحے سے لگ گئے اس پر ہوئی جگہ کو خالی ہوئے۔ وہ کچھ لمحے پہلے تک تو اس کے پاس ہی تھی، یہیں اس کے قریب، جہاں اس کی مہک اس کے پاس آنی پہنچ رہی تھی، جہاں وہ اس کی چلتی ہوئی سانسوں کو آواز اطمینان سے سن سکتا تھا۔ اور وہ اتنی جلدی اندر گئی وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کا دل مچلا اسے دیکھنے کو، اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرنے کو، مگر بے بس رہا اپنے آگے، اپنی محبت کے آگے۔ وہ اسے 2 پل کا رونا لے کر ساری زندگی کا غم نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی خود کو مضبوط کرتے شیر دل نے قدم باہر رکھے، ڈگی سے بیگ نکال کر وہ اندر آیا۔ سامنے ملازم اپنے کام میں مصروف تھے، حویلی کا کوئی فرد سامنے نہیں تھا۔ بیگ رکھ کر وہ یوں ہی پلٹا جب اچانک وہ رکا، تیز قدموں سے پلٹ کر اس بیگ تک آیا، زپ کھول کر اس میں سے مطلوبہ چیز نکال کر زپ بند کر کے اسے تیزی سے مڑتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ بندی آنکھیں وہ مشکل کھولے وہ کچھ دیر یوں ہی چھت پر لیٹی رہی، حواس کچھ پل کے لیے غائب دماغ میں رہے۔ جب اچانک پاس سے آہٹ محسوس ہوئی، وہ خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اب کوئی نہایت نرمی سے اس پر جھکے اسے باز سے لا رہا تھا۔ 400 خاموشی تھی، ایسی خاموشی وہ پھر سے دعاؤں کے زیر اثر خنودگی میں جانے لگی۔ کچھ اثر بالوں میں چلتی ان انگلیوں کا بھی تھا جسے وہ بے حد پرسکون کر رہی تھی۔ جو اسے نیند میں جانے سے پہلے آخری چیز محسوس ہوئی وہ لمس تھا، پیشانی پر چھوڑا گیا محبت بھرا لمس۔ صبح ہوتے ہی ایک خبر اس کی منتظر تھی، خبر تھا یا پھر شوق کہنا بہتر تھا۔ صبح سے وہ اپنے کمرے میں تھی، تھوڑی دیر بعد کوئی چکر لگا لیتا آغا آئے تھے اور بغیر کچھ کہے اس کی رخصتی کی نوید سنا کر چلے گئے۔ سالک شاہ آیا تھا، سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی کچھ کہے بنا چلا گیا۔ تو یہ سزا تجویز کی تھی اس کے اپنوں نے اس کے لیے قید، اس شخص کے پاس جس کے لیے اس کا وجود انچاہا تھا۔ آنکھیں میچے وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کچھ دیر پہلے ذکوان کی والدہ جو سرخ جوڑا زیورات رکھ کے گئی تھیں سے وہ اپنے لیے کفن کی مانند لگا۔ کیا کیا یہ تم نے؟ اسے وہاں کیسے چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ شاہ اس پل بامشکل شیر کے سامنے ضبط کیے کھڑا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھتے۔ شاہ میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، کپٹی
चलते शेर ने इसके जिक्र से फरार चाही। तो इसे हवेली को छोड़ के आया हो, छोड़ना ही था तो मेरी हवेली छोड़ा दे। कसम उठाता हूँ तो जिंदगी भर देखने काबिल ना छोड़ता, कभी तेरा इससे सामना ना होने देता। इस हवेली को क्यों कोई इसका ख्याल भूल गया, आसीन के सांप पाल रखे हैं हमने। पहली बार सालिक शाह का हाथ शेरदिल के गिरबान पर पहुंचा। शेरदिल हैरान रह गया इसकी हरकत पर, नहीं इसके अल्फाजों पर, जिसे वो सच को छुपाता फिर रहा था। सालिक शाह इससे वाकिफ था। तुझे क्या लगा तू जिस सच को छुपाता फिर रहा है, मैं इससे ना वाकिफ हूँ? सपाट अंदाज से सवाल करता सालिक शाह ने, जैसे आज इसे शौक करने की कसम खाई हुई थी। अपने दगे भाई को मारने के लिए यही वजह तो थी मेरे पास। अगर वो अपने गुनाहों में इस कदर गिरा तो क्यों गिरा, बगैर जाने में इसकी जान ले लेता। गिरबान झटके से छोड़कर साले शाह ने रुख फेर लिया। इसके चेहरे पर जिद रकम थी। शेरदिल बस यही एहसास इसे दूर कर रखना चाहता था, मगर इसकी हर मोहब्बत पर से शेरदिल पानी फेर देता था। मेरी माँ इससे कई गुना ज्यादा गुनाहगार है शेरदिल, और तुम्हारा बाप वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। एक गुनाहगार अपने अंजाम को पहुंच चुका है, इन दोनों की बारी है। सामने खड़ा शख्स क्या था? एक करीबी रिश्ता वो खो चुका था। कैसा इंसाफ इसका ईमान था, इसके सामने खड़ा था। शेरदिल ने जैसे सारे शाह के सामने हार मान ली। और यही गलती की तुमने इस हफ्ते, तुम सब कुछ अंजाम को पहुंचाओगे। दूसरा जानकर मेरी बहन को इसके घर से ले आओ, वरना अपनी हालत का जिम्मेदार तुम खुद हो गए। उंगली उठाकर वार्न करता सालिक शाह ने शेरदिल के जानिब देखे बिना कदम बाहर की जानिब बढ़ा लिए। अब तक शायद सकते में था। सालिक शाह एक पहेली था, जिस कदर सुलझ जाता मगर असल में वो उसी कदर उलझ जाता। आपने बगैर मुझे बताए इस कदर बड़ा फैसला कर लिया, और अब आप मुझे किसी गैर की तरह दावत दे रही हैं। नहायत ही तमीज लहजे में आगा से ऊंची सवाल में सवाल करती वो सामने रखी दवाइयां जमीन पर फेंक गई। सुबह से जब इन्हें इसके मुतालिक इल्म हुआ तब भी वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई, और अब वो आए थे सर दर्द की दवा लेकर। इनके इस कदर बड़े रवैये पर वो संजीदा निगाहों से न देखने लगे। वो औरत शायद कभी सुधर नहीं सकती थी। आवाज नीचे रखो अपनी बेगम, मैं इस लहजे को बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये मामला मेरी बेटी का है, और क्या हो गया है क्या नहीं ये मेरे अलावा कौन फैसला करेगा। रुखसती आज ही होगी और होकर रहेगी, चाहे तुम चाहो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कमर पर हाथ बांधे वो नहायत ही धीमे लहजे में ठहर ठहर कर बोले, आप पछताएंगे, जो मर्जी कीजिए, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, ना आपकी औलाद से। सख्त भरम होती हुई उठकर वाशरूम में बंद हो गई। इस पर वो जितना गुस्सा में थी, ऐसा ना होता वो कुछ उल्टा कर जाती। ये गलत बात मुंह से निकाल कर अपने किए गए आज तक की मेहनत पानी फेर देती। तभी उन्होंने मंदिर से हटने में ही आफियत समझी। आगा इनके जाते ही सर आह भर के रह गए। इस औरत से इन्हें इस चीज की तवक्को थी। इनके रवैये और लहजे ने इन्हें सख्त अफसोस में मुब्तला कर दिया। इस पल वो आज के दिन चेहरे पर कोई नागवारी तासुरात लाना नहीं चाहते थे। साले शाह का फैसला इन्हें गलत ना लगा। बेटियां तो माओ से दोस्ती लगाती हैं, और यहाँ एक इसकी माँ थी जिसने अपनी बेटी से तबीयत खराबी के बाद अब तक झूठे मुंह ना पूछा। सालक ने इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया था। एक नगाह बंद दरवाजे पर डालकर वो बाहर निकल गए। वाकई अभी ने फर्क नहीं पड़ने वाला था वो शरीक होती या नहीं। गुल के कहने पर वो सुर्ख लिबास में इस पल मुकम्मल तैयार थी। लाइट सा मेकअप, सर पे दुपट्टा पहने ज्वेलरी इस वक्त इस रूप को चार चांद लगा रहे थे। वो सादगी में भी सुर्ख गुलाब की माने थी जो इस पर मुरझाया हुआ था। जकवान माँ बाप के कहने पर इनका निकाह एक बार फिर पढ़वाया गया। सबके सामने करीबी रिश्तेदारों और कुछ गांव वाले शामिल थे। कुछ लम्हे गुल और जकवान की वालदा ही से जकवान के कमरे में छोड़कर गई थी। हथेली पसीने से भीग रही थी। दिल तो जैसे किसी सूखे पत्ते की मेहनत कांप रहा था। अपने बाप के गले लगकर वो इस कदर रोई थी कि आज हर आंख इसकी वजह से नम हुई। आगा ने सच्चे दिल से माफ करके सीने से लगाया, जबकि वो इनसे सवाल ना कर सकी इन सबके मुतालिक। सालिक शाह पूरा वक्त इसके साथ साथ की मानद रहा था, और अब वो जिसे तनहा रह गई थी। हमें अब अपनी आखिरी बाजी खेलनी चाहिए, मुझ में और हौसला नहीं यहाँ रहने का। अम्मा साईं की आवाज स्टोर रूम में गूंजी, जबकि वहां से गुजरती गुल अचानक अंदर से आती अम्मा साईं की आवाज पर थमी। अंदर चलते बल्ब की हल्की हल्की रोशनी आध खुले दरवाजे से बाहर आ रही थी। वह जाने रात के इस पहर किससे बात कर रही थी। जो भी है वो दुश्मन, बस किसी भी तरह इसकी जात जो इस दुनिया से मिटा दूं बस। मगर ये काम बात का है, इससे पहले हमें इन कागजात पर साइन लेने चाहिए। कल ही वो खुद इसे मुझे भेजो, न जाने कौन है। अगर कल को इस हवेली के और किसी फर्द को कुछ कर दिया मेरे पहले बेटे की तरह, तो जायदाद का ख्वाब ही रह जाएगा। इनके अल्फाजों को अब मुश्किल सुन पाई। बेसाख्ता पलट खड़ा कर दरबार से जा लगी। वो औरत अपने जवान बेटे की मौत का जिक्र कैसे कर सकती है। अम्मा साईं आगे भी कुछ कह रही थी, और गुल
वो एक एक बात सुनकर सब कुछ जैसे आज जान गई। कहानी मुकम्मल इसके होते सामने किसी फिल्म की माने चलने लगी। कहानी इसकी अपनी जिंदगी की थी या फिर इन जिंदगियों की जिसमें इसका किरदार शामिल कर दिया गया था। सीना मसलते वो तेज तेज कदमों से ऊपर की जाने बढ़ गई। मक्खन साई, आज तुमने अपने शाह का दिल लूट लिया। ग्लास वाल के पास खड़ी गुल को पीछे से घेरे में लेते शाह ने जज्बात से चूर आवाज में कहा, मगर वो बेहिस हरकत वैसे ही खड़ी रही। शाह ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही इसके हाथ पर हाथ रखा, वो चौंका। बिल्कुल बर्फ की मन ठंडी पड़ी थी। गुलशाह के सुकून, इसका ठंडे क्यों पड़ रही हो तुम? इसका रुख अपने जाने में बोलते साले शाह ने इसका हाथ मसला। साले शाहवानी की गई हूँ मैं, इतना रहम आखिर क्यों? हाँ, मारे मुझे, जलील करें, जख्मी करें, मेरी रूह को छन्नी करें। सबकी हदायत टूट गई। साले शाह का गिरबान दोनों बाजू में दबोचे वो किसी शेरनी की तरह उड़ाई अपने साथ में ना लगी। जिसके कत्ल में बनी हुई होना, वो कत्ल मैंने ही किया है। लफ्ज था ये पिघला हुआ शीशा जिसकी सूरत इसे सजा मिलनी थी। इसके किए की सजा इसकी जात से जुड़कर इसे मिल गई। हर जुल्म ज्यादती, हर मामला इनका था तो इसे क्यों बीच में घसीटा गया? अपने भाई का कातिल मैं हूँ जाना कान के करीब की गई इस भारी सरगोशी पर वो सांस रुके इसकी सुर्ख नगाहों में देखी गई। लफ्ज व लफ्ज पर इस आंखें सच्चाई की मोहर लगा रही थी। पूछना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, आखिर इसका क्या कसूर था? किस बात की सजा मिली? मगर होंठ बिल्कुल मंजमद थे, कुछ भी कहने से इनकारी। अपने भाई का कत्ल करके एक तीसरा वजूद क्यों लाया गया? आखिर वो वनी क्यों की गई? ये सब सवाल इसके जहन में गड़बड़ होने लगे। मुझे नफरत है आपसे, आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं कोई खिलौना थी? इसके सीने पर हाथ मार दी वो साथ में चलाकर पूछने लगी। इसे इस पल अपना वजूद वाकई किसी खिलौने की मानद लगा। इसके अल्फाज ने जैसे साले शाह को बुरी तरह झंझोड़कर गुस्से की एक शदीद लहर इसके वजूद में उठी। अगले ही पल इसने झटके से गुल को कमरे से पकड़ के अपने करीब किया, इतना कि वो सांस रोके साले शाह की निगाहों में अपने भीगी आंखें गाढ़े से तकी गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें, यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? वह हैरान था या फिर वो सवाल की तवक्को नहीं रखता था। तुम असासा हो मेरा, मेरी बीवी हो तुम, जिसको शाह दीवानों की तरह इश्क करता है, और तुम खुद को वाकई कुछ कह ही ना पाया। बेबस से अल्फाज खामोश हो गए। वो इसे क्या कहता, क्या शिकवा करता? इसकी भीगी आंखों ने इसके लबों पर कत्ल लगा दिया। ये साले शाह की हद थी। वो इसकी आंखों को भीगा हुआ देखकर खामोशी इख्तियार कर लेता था। कौन है वो शख्स जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, बताओ? अपने पैर पर गिरे जख्मी शख्स को पैर से जरब लगाते अहमद शाह ने झुककर इसके बालों को मजबूती से पकड़े झटका। साईं, बताता हूँ रहम। हाथ जोड़कर शख्स ने रहम की इल्तिजा की, जबकि वो हकारा से इसे देखकर छोड़ते पीछे हट गया। बोलो। आंखों में तैरता गुस्सा साफ दिखाया वाज़ेह था। वो इतनी जोर से चिल्लाए थे कि वो शख्स सोच में पड़ गया या शायद अब और खामोश नहीं रह सकता था। सालिक शाह अल्फाज थे या कोई बम हो सकते के आलम में खड़े इसे देखते रह गए। बकवास करता है, मुझे भटका रहा है ना? वो शख्स, बता कितने पैसे खाए हैं तूने? गुस्से में इसकी जानिब आते अहमद शाह ने बुरी तरह मार मार कर आधमुंडा कर दिया। अब कुछ कहना क्या, सांस लेना के काबिल भी नहीं बचा था। अहमद शाह को यकीन न था इसकी बात पर, वो जबकि वो जान न सका इसका इख्तिताम अब इसके पीछे बुरी किस्मत की तरह हाथ धोकर पड़ चुका था। ओह, तो आ गई आप? अहमद शाह जैसे घर में दाखिल हुआ तो उसका सामना सामने बैठी पारसा से हुआ, जो लिविंग एरिया में अपनी माँ के कंधे पर सर रखे बैठी थी। वो दोनों अचानक चौंक कर अहमद शाह के जाने में तवज्जो हुई। अस्सलाम वालेकुम ताया जान, बगैर कोई रिएक्ट किए वो जज्बे से आरी लहजे में बोली। लड़की, उस दिन तुमने सब ठुकरा दिया था अभी, और इसी वक्त अपने बाप के साथ वापस इस जगह जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारी। सफाकियत से कहकर ऊपर की जानिब बढ़ गए, जबकि अचानक पारसा के वालिद इनके पीछे से घर में दाखिल हुए। वो इनके अल्फाज सुन चुके थे, जबकि वो तो कुछ कहने के काबिल ही ना रही। आप अंदर जाए, मुझे पारसा से बात करनी है। अपनी बीवी से मुखातब होकर वो अब पारसा की जानिब आए। वो इन्हें इस कदर संजीदा देख किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि पारसा के पास आखिर इससे अपने सीने से लगा गए। मेरा बेटा इतनी जल्दी हार गया? इसके सर पर हाथ फेर कर कहते हुए खुद से जुदा कर गए। वह इनकी जानिब देखती रह गई। वो कैसे कह सकते हैं वो हारी? कहाँ थी? मोहब्बत की मारी गई थी। आज तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो। वो पारसा से कहकर बाहर की जानिब निकल गए। अभी सवालिया निगाहों से इन्हें देखती इनके पीछे चल दी। वो बाहर लॉन में आए, इस खूबसूरत लॉन के पास जो कभी पुराने शेर ने अपने हाथों से सजाया था, जिसका ख्याल न जाने कितने सालों से वो रखती आ रही थी। जानती हो शेर दिल और इन पौधों में एक चीज एक जैसी है, इनका वजूद वो भी पौधों की तरह है। जब तक भाभी साई जिंदा थी वो यूं ही रहा, खुलासा, और फिर इसकी जिंदगी में दर्दनाक हादसा हुआ और इसका सब कुछ छीन ले गया, यहाँ तक कि इसे भी। फिर इससे दूर हो गए, सब कुछ, इसका सब कुछ छीन गया। इस बात करना
देखे कोई ध्यान नहीं देता था। 2-5 दिन घर में नजर ना आए, यहाँ तक कि इसका बाप भी। पारसा, तुमने इस पौधे को साल लगाकर इस कदर खूबसूरत बनाया, इन्हें अहमियत दी, तवज्जो दी, यहाँ तक कि कभी इनके कांटे भी चुभ गए तुम्हें। मगर शेर न जाने किस वजह के तहत तुम्हें खुद से बदगुमान कर रहा है। तुम हो भी गई क्यों पारसा? वो कहता है तुमसे नफरत है, मगर तुम्हें अजियत देकर इसकी आंखें क्यों भीग जाती हैं? वो बोल रहे थे और वो दम साधे इन्हें देखी जा रही थी। तुम मेरे साथ चल रही हो और इस रिश्ते को आखिर तक ना सही एक और बार निभा लो। इंसानों का क्या भरोसा कब अपनी असली राह की जानिब चल दें। वो न जाने ये सब क्यों कह रहे थे। इनके आखिरी अल्फाजों ने पारसा का दिल मुट्ठी में ले लिया।